वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का फिर से मैं सभी स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे अभी साइकोलॉजी में, लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को पढ़ते जा रहे थे। तो हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ था, जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ तो टॉपिक था आपका प्रेरणा, मोटिवेशन हमने कंप्लीट किया था। विकास एवं वृद्धि हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो आपका टॉपिक था मनोविज्ञान का इतिहास के बारे में बच्चों ने बोला, और वो टॉपिक है भी जरूरी क्योंकि उससे आपको एक बार सभी वैज्ञानिकों के बारे में समझने को मिल जाता है। तो मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा था। और यदि बात की जाए उसके बाद, तो हमने जो अगले टॉपिक के बारे में सोचा वो था कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो मैंने आपसे कहा था कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो यदि बात करें मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में, पहले तो ये बात है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। यदि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में बात की जाए तो इसको पहले तो क्वेश्चन तो आते ही है कि कौन से गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के कौन से वैज्ञानिक है, कौन से वैज्ञानिक हैं जो कि व्यवहारवादी है। तो पहली बात तो ये आता है। दूसरी बात, जब आप संप्रदाय को पढ़ते हैं, उस साइकोलॉजी के स्कूल्स जो होते हैं, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय को, तो संप्रदाय को पढ़ने के बाद आपको एक नजरिया पता चल जाता है, दृष्टिकोण की। इस संप्रदाय के वैज्ञानिक इन सभी पक्षों को मानते हुए चलते हैं और इस संप्रदाय के वैज्ञानिक इन बातों को रखते हुए चलते हैं। तो जब भी आप किसी कथन, स्टेटमेंट या कोई थ्योरी याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको पहले से ही समझ में आ जाता है कि इस वैज्ञानिक का कथन है। तो जब वो इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ और इन चीजों को मानता है, तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट में उस बात की झलक आपको देखने को मिलती है। तो इस वजह से आपको स्टेटमेंट याद करना आसान हो जाता है, सिद्धांत आपके तैयार हो जाते हैं। और जो सभी एक दूसरे में मिक्स होते रहते हैं, वैज्ञानिक और सारे स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक है यूपी टेट में, तो वो मिक्स होना बंद हो जाते हैं क्योंकि आपकी पहली एक मेंटेलिटी, एक बेसिक तैयार हो चुका रहता है कि नहीं, ये वैज्ञानिक इस संप्रदाय का व्यवहारवादी है तो दीपक अनुक्रिया व्यवहार को ज्यादा देगा। संरचनावादी है विलियम वुंड, तो उनका कुछ अलग सोच चलेगा, चेतना का अध्ययन चलेगा। आपके प्रकारवाद आते हैं, कार्यवाद आते हैं विलियम जेम्स लेके, तो उनकी सोच अलग चलेगी। तो इसलिए मनोविज्ञान के संप्रदाय जब आप पढ़ते हैं तो नंबर के दृष्टिकोण से तो है ही, पर सबसे जरूरी चीज होती है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको एक नजरिया मिल जाता है कि हर वैज्ञानिक के दृष्टिकोण किस किस बात पे टिके हुए हैं, या कौन से वैज्ञानिक किस बात को ज्यादा महत्व दे रहा है। और जब वो किसी स्टेटमेंट को देगा तो उसी बात को वहां पे रखते हुए देता है, तो आपको स्टेटमेंट याद करने में भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। एक तरह से बोला जाता है, आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि आखिर स्किनर ने इस बात को कहा तो क्यों कहा, आखिर विलियम जेम्स जब इस बात को कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, वुडवर्थ ने इस बात को कहा तो क्यों कहा। इसलिए मनोविज्ञान के संप्रदाय को पढ़ना बहुत ही जरूरी है और ये आपके लिए काफी फायदेमंद भी होने वाला है। और इसी क्रम में यदि आगे की ओर बढ़ते चले मनोविज्ञान के संप्रदाय को लेते हुए, तो जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी मनोविज्ञान की इतिहास में जब पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, तो मनोविज्ञान के इतिहास में आपने शुरुआत में देखा था कि कैसे दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र में जब अरस्तु आते हैं तो बोलते हैं नहीं, यदि आपको व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसकी आत्मा के बारे में अध्ययन करना होगा। यदि आप उसकी आत्मा को जान गए तो आप जान जाएंगे कि व्यक्ति की सोच क्या है, प्रवृत्ति क्या है, किसी कार्य को करता है किस वजह से करता है, हर एक चीज आपको क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो उन्होंने वहां आत्मा के ऊपर अध्ययन करने की बात की और दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच ही बन जाती है आत्मा का विज्ञान। तो शुरुआत में आत्मा का विज्ञान आता है, बाद में पोम्पोनॉजी आते हैं जो बोलते हैं आत्मा को हम देख ही नहीं सकते हैं, रंग रूप क्या है, तो हम अध्ययन किस पे करेंगे, किस पे हम, तो उन्होंने लाया मन एवं मस्तिष्क का विज्ञान। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए तो मस्तिष्क के आप सारी चीज के बारे में समझ सकते हैं। पर फिर से वही वैज्ञानिकों की बात है कि मस्तिष्क में हम क्या अध्ययन करेंगे। सर काटेंगे पोस्टमार्टम में, सर बाहर निकालेंगे, उसको देख के क्या होना, वो तो सभी का एक जैसा है। तब उसके बाद लेके आते हैं विलियम वुड, जो लाते हैं चेतना का विज्ञान। और जब चेतना का विज्ञान लाते हैं विलियम वुड, तो वहीं पे वो नींव रख देते हैं पहला मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का, जो कि जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में था। और वहां पे जो वो पहली बार नींव रखते हैं कि मनोविज्ञान के प्रयोगशाला का, तो वहीं से फिर वार शुरू हो जाते हैं। तो वहां से कुछ लोग इनके सपोर्ट में, कुछ लोग फिर व्यवहार का विज्ञान लेके आते हैं वाटसन, कुछ लोग उनके सपोर्ट में जाते हैं। तो उस जगह से क्या होता है, शुरुआत होता है संप्रदाय के बारे में। वहीं से फिर मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन शुरू हो जाता है। बहुत से वैज्ञानिक उसमें उत्सुकता लेने शुरू कर देते हैं, रुचि लेना शुरू कर देते हैं। शुरू में लोग समझते हैं कि नहीं, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है जो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजों की बात करता है, यथार्थता और सत्यता के ऊपर सिद्धांत दिए जाते हैं, विचार किए जाते हैं। पर जब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में आपके विलियम वुड ने एक पूरी लेबोरेटरी तैयार की और बोला कि साइकोलॉजी बिल्कुल अलग चीज है,
उसी समय विलियम जेम्स भी उनके सहयोग करता थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इस बात पे दिया कि जैसे अरस्तु ने दर्शन शास्त्र की एक शाखा बनाई आत्मा का विज्ञान, फिर पुंपोनॉजी मन एवं मस्तिष्क का, विलियम वुंड चेतना का, तो जो विलियम जेम्स थे उन्होंने जब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखते हैं तो उसमें वो इस बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि क्यों मनोविज्ञान बिल्कुल एक अलग विभाग होना चाहिए दर्शन शास्त्र से हटके, उसको एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिलना चाहिए। कि क्या वजह है कि मनोविज्ञान एक फ्री सब्जेक्ट होना चाहिए, ये एक अलग चीज है, दर्शन शास्त्र एक अलग चीज है। तो वहीं से कहा जाता है कि यदि आप बोला जाता है कि अमेरिकन के अनुसार देखेंगे तो मनोविज्ञान के जनक किसको मानते हैं, विलियम जेम्स को। कि उनका कहना है कि विलियम जेम्स की इस पुस्तक के वजह से ही, जिसमें उन्होंने ये ब्यौरा बताया कि क्यों मनोविज्ञान को एक अलग विषय का दर्जा मिलना चाहिए, इस पुस्तक के वजह से ही मनोविज्ञान को एक अलग विषय या एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। और तब से मनोविज्ञान पे सभी वैज्ञानिकों को क्या हुई, रुचि बढ़नी शुरू हो गई। और जब रुचि बढ़ी तो बहुत से वैज्ञानिक, बहुत से सोच विचार, अलग अलग थॉट, जब ये सारी चीजें आई तो कुछ लोगों के विचार कुछ से मिलते हैं, कुछ लोगों के विचार कुछ से मिलते हैं, तो वहां उनके संप्रदाय बनना क्या हुए, शुरू हुए। जैसे आप स्कूलों में रहते हैं तो आपके 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप होता है जिनके विचार एक जैसे होते हैं, बाकी 4-5 के एक अलग विचार वाले होते हैं तो उनका ग्रुप अलग होता है। तो बस उसी तरीके से वहां पे अलग अलग संप्रदाय का बनना क्या हुआ, शुरू हुआ। तो शुरुआत होता है कहाँ से, विलियम वुंड से। विलियम वुंड ने जो चेतना का अध्ययन किया, उन्होंने पहले एक संप्रदाय लेके आया, संरचनावाद का संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देने वाले कौन, विलियम वुंड। कहाँ के निवासी, जर्मनी के। और यदि बोला जाए तो इनके समर्थक में कौन थे, इसके समर्थक में कई लोग थे। आपने इतिहास में पढ़ा था, विलियम जेम्स थे जो कि अमेरिका के थे, जेम्स सली थे। एक तरह से आपका रिवीजन होता जाएगा और बेसिक तैयार होगा। सिर्फ ये याद करना कि संप्रदाय में कौन थे ये जरूरी नहीं है, देखना ये पड़ेगा कि संप्रदाय की बातें क्या थी। तो वो भी मैं हल्का हल्का बताते जाऊंगा ताकि आपका बेसिक ज्ञान तैयार होते जाए, न्यू बनते जाए, ताकि आगे पढ़ते समय आपको लगे कि नहीं ये चीजें हैं, ये पढ़े हुए हैं, आप जोड़ के समझ सके। तो विलियम जेम्स थे, जेम्स सली थे, एक वाइस थे। तो ये सभी वो वैज्ञानिक थे जो इनके क्या थे, समर्थन में थे। और आप पहले भी पढ़े हैं कि विलियम वुंड ने कहा, इस वाद में देखा जाए संरचनावादियों का मानना था, पहला पॉइंट, कि चेतना का चेतना के अध्ययन पर जोर दिए। ये बात चेतना के अध्ययन पर जोर देता है। दूसरी बात, इसी बात के जो जनक थे विलियम वुंड, उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग शहर में, जर्मनी के लिप्जिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलते हैं। पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलते हैं। पहली मनोविज्ञान क्या खोलते हैं, प्रयोगशाला खोलते हैं। और अगली बात की जाए जो इन्होंने एक काम किया इस संप्रदाय से जुड़े हुए विलियम वुंड, तो उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने एक विधि खोजी जिसमें कि व्यक्ति के चेतना का अध्ययन किया जाता था, और उस विधि को बोला जाता था चेतना के अध्ययन की विधि। क्या कहलाती थी, अंतर्दृष्टि विधि। चेतना के जो अध्ययन की विधि थी वो कहलाती थी अंतर्दृष्टि विधि। तो समझ जाइए संरचनावाद के निर्माणकर्ता शुरुआती कौन थे, विलियम वुंड थे, जिन्होंने चेतना का अध्ययन पे बल दिया था। आपने पढ़ा भी, चेतना का विज्ञान भी कौन दिए हैं, आप लिख सकते हैं कि चेतना का विज्ञान भी था।
और विलियम वुंड थे, और चेतना का विज्ञान इन्होंने दिया। चेतना के अध्ययन की जो इन्होंने विधि बताई उसे अंतर्दृष्टि विधि कहती है। ये सारी चीजें आपको अंतर्दृष्टि विधि, फिर व्यक्तित्व में जब आप 15-20 प्लस व्यक्तित्व परीक्षण पढ़ेंगे, पर्सनालिटी टेस्ट, तो वहां पर ये विधियां आएंगी। और जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोलते हैं। और इस संप्रदाय में इस बात पे ध्यान दीजिए कि चेतना के किस पे ध्यान दिए थे? अध्ययन पे। और इसी संप्रदाय से निकलेंगे विलियम जेम्स, जो अमेरिका जाते हैं, अपनी खुद की प्रयोगशाला खोलते हैं, और वो बोलते हैं कि चेतना के अध्ययन पे हमको ध्यान नहीं देना है, चेतना का अध्ययन नहीं करना है, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना। और इन दोनों बातों पे बहुत ही बड़ा अंतर रहता है। और वहां से विलियम जेम्स यहाँ से निकलते वो अपना एक अलग संप्रदाय शुरू करते हैं। और जाहिर बात देखा जाए तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। आप चेतना का अध्ययन कर रहे हैं, और एक व्यक्ति कह रहा है जो चेतना के कार्यों का अध्ययन किया जाए, वो कार्य कैसे करती है इसके ऊपर। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर रहता है। और विलियम जेम्स इस बात को लेकर अपना एक अलग संप्रदाय शुरू करते हैं, जो इसके बाद पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आगे बढ़े तो विलियम जेम्स जब यहां से निकलते हैं तो उनका एक अलग विचार होता है विलियम वुंड से। बात तो चेतना की करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे उदाहरण स्वरूप आपको समझाऊं कि कार का अध्ययन नहीं करना है। विलियम वुंड का कहना था कि हम कार्य का अध्ययन करेंगे, और विलियम जेम्स का कहना था कार का अध्ययन नहीं करना है, कार कैसे कार्य करती है, कैसे वर्क करता है, इसका अध्ययन करना है। और यदि आप सोचेंगे तो इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। किसी चीज का अध्ययन करना और वो कैसे वर्क करती है, किस तरीके से वो कार्य करती है, इसका अध्ययन करना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर रहता है। और इसी बात को लेकर विलियम जेम्स जाते हैं अमेरिका वापस, और वहां वो अपना खुद का एक नया संप्रदाय शुरू करते हैं, जिसे बोला जाता है, क्योंकि वो चेतना के किस पे अध्ययन कर रहे थे? कार्य पे, इसलिए उन संप्रदाय का नाम बोला जाता है क्या? कार्यवाद, या इसी को बोलते हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय। और इसको जिन्होंने बनाया उनका नाम क्या है? विलियम जेम्स, जो कहाँ के निवासी? अमेरिका के। तो देखिएगा याद करने के तरीके कैसे होते हैं। यदि आप हमेशा ट्रिक खोजेंगे तो फंस के रहेंगे। पहले समझा करिए। देखिए विलियम वुंड, आप नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि चेतना का विज्ञान, और ये बात आपके दिमाग में आती है चेतना के अध्ययन पे जोर दिया। चेतना का अध्ययन मतलब कि चेतना कैसी है, किस रूप का है, उसका डिजाइन कैसा है, इस बात के अध्ययन पे जोर दिया। तो रूप डिजाइन देखने को ही बोलते हैं संरचना, कि उसकी रचना कैसे है, वो किस तरीके की बनी हुई है, उसी को, इसीलिए इनके सिद्धांत क्या नाम पड़ा? संरचनावाद। क्यों? वो चेतना के रचना को देख रहे थे। और विलियम जेम्स जो थे वो चेतना के कार्य को देख रहे थे, वो आखिर वो कार्य कैसे करती है, इसलिए इनके सिद्धांत का क्या नाम पड़ा? कार्यवाद या प्रकार्यवाद। और विलियम जेम्स में एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ताकि आपको ध्यान में रहे कि यह संप्रदाय चेतना के कार्य तथा प्रभाव का, कार्य तथा प्रभाव के अध्ययन पर जोर देती है। मतलब यह जो संप्रदाय है, जो विलियम जेम्स है जिन्होंने यह संप्रदाय शुरू किया, यह चेतना के कार्य एवं प्रभाव पे जोर देती है। और चूंकि उसके कार्य और प्रभाव पे जोर देती है, इसलिए संप्रदाय का नाम भी क्या पड़ता है? कार्यवाद का संप्रदाय या प्रकार्यवाद संप्रदाय। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला जो आते हैं, तो आपने भी पढ़ा था चेतना का विज्ञान आता है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो नया विज्ञान लेके आते हैं, वाटसन। ध्यान होगा कल वाले क्लास में। तो वाटसन रहते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजी में आपने 9-10 लेक्चर पढ़े हैं, अब रिपीटेड रहेंगे, जो चीजें रहेंगी वो पिछले वाली से जुड़ती रहेंगी। इसलिए बोला था मैंने कि कभी याद करने की कोशिश मत करिएगा साइकोलॉजी। शब्दों की समझ रखिए, शब्दों को तोड़कर समझिए कि आखिर उस चीज का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज, चीजों को पढ़िए और समझिए, क्योंकि आप जब जब पढ़ते जाएंगे पिछले वाले से जुड़ता ही जाएगा। तो आपने पढ़ा था व्यवहार का विज्ञान,
चेतना विज्ञान के बाद कौन सा विज्ञान आता है? व्यवहार का विज्ञान। और आपने वहां भी बताया था मैंने कि वहां पे वाटसन ने व्यवहार के विज्ञान से एक नए संप्रदाय, एक नए गिरोह का जन्म हो जाता है जो कहलाता है व्यवहारवाद। तो देखिए, एक संप्रदाय का नाम क्या है, तीसरे नंबर का है व्यवहारवाद संप्रदाय। कई बच्चे तो भी इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि व्यवहारवाद सिद्धांत तो नहीं है, सिद्धांत नहीं है, संप्रदाय है। मतलब कुछ वैज्ञानिक जिनकी सोच एक अलग तरीके की, जो व्यवहार को प्रमुखता देते हैं, उनका क्या कहना है, उन गिरोह को क्या बोला गया, व्यवहारवाद। कुछ वैज्ञानिक जो चेतना के संरचना, उसकी डिजाइनिंग के ऊपर अध्ययन करना चाहते थे, उनको बोला गया संरचनावाद वाले वैज्ञानिक। और कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने चेतना के कार्यों के ऊपर अध्ययन करना चाहे, उनके प्रभावों के ऊपर अध्ययन करना चाहा, तो उन वैज्ञानिकों को कौन से गिरोह का बोला गया, प्रकार्यवाद या फिर कार्यवाद। तो इस तरीके से आता है। तो देखिए, व्यवहारवाद में कौन थे, वाटसन, वाटसन थे। और वाटसन में यदि आप बात करेंगे इनके समर्थक कौन थे, तो देखिए, समर्थक में आपने जितने भी बीटीसी या बीएड में पढ़े होंगे, या फिर मैं कहूं तो आपको जो भी नाम याद होंगे बीटीसी या बीएड में हल्के फुल्के, वो सभी यहीं के थे। जैसे आपको सबसे पहले नाम याद आता है थॉर्नडाइक, आपको नाम याद आता है स्किनर, आपको नाम याद आता है सीएल हल, क्लार्क, लियोनार्ड हल्क, आपको याद रहता है पावलाव। ये सभी क्या थे, व्यवहारवादी। जब इनकी आप थ्योरम को पढ़ते हैं तो आपको ये भी मालूम चलता है कि व्यवहार पे जोर देते हैं, व्यवहार के परिवर्तन को ये अधिगम समझते हैं। तो इसमें जो भी वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक कौन से रहते हैं, आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, सीएल हल और पावलाव। और यदि बोला जाए तो व्यवहारवाद संप्रदाय जो था, इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के, कोलंबिया विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम वाटसन द्वारा, सर्वप्रथम वाटसन द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई। इनका टोटल फोकस होता था व्यवहार के ऊपर, कि व्यक्ति के बिहेवियर का रिसर्च कीजिए, अध्ययन कीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। और व्यवहार पे मुख्य फोकस था। तो इनका एक कथन भी था, वाटसन का मानना था, इनका एक लाइन था कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, आप मुझे एक बच्चा दीजिए तथा आप उससे जो बनाने को कहेंगे वो बना दूंगा। अभियंता, वास्तुकार, शिक्षक आदि। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए और तथा आप उसे जो बनाने को कहोगे वो मैं वो बना दूंगा। ये लाइन किसकी थी, वाटसन की थी। अभियंता मतलब इंजीनियर, वास्तुकार मतलब जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो डिजाइनिंग का काम करते हैं, वो हो गए शिक्षक, टीचर। तो इन्होंने व्यवहारवाद के ऊपर इनको इतना कॉन्फिडेंस था और ये मानते थे कि व्यवहार इतना ज्यादा मायने रखता है, बिहेवियर, कि इनका कहना था कि व्यक्ति के अंदर जो माता पिता से वंशानुक्रम या अनुवांशिक गुण मिलते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत कम मायने रखते हैं। सबसे ज्यादा मायने रखता है कि समाज को उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके अंदर उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आप मुझे एक बच्चा दीजिए, आप मुझे जो कहेंगे मैं उससे वो बनाने की क्षमता रखता हूँ। चोर, डाकू, शिक्षक, अभियंता, वास्तुकार, डॉक्टर, जो आप कहेंगे मैं उसे वो बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, व्यवहार, बिहेवियर। और व्यवहार के ऊपर सबसे ज्यादा असर डालता है क्या, वातावरण, आसपास का समाज। इसलिए उन्होंने बोला कि आप मुझे जो देंगे मैं बच्चे को वो बनाने की क्षमता रखता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे इसके बारे में बताता हूं मैं।
एक लाइन इन्होंने और कहा था, वही बात कि वंशानुक्रम ज्यादा मायने रखती, उसको उन्होंने ऐसे कहा, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक अनुक्रिया से होती है, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक अनुक्रिया से होती है, इसके लिए वातावरण महत्वपूर्ण है, ना कि वंशानुक्रम। मैंने कल भी बोला था, यदि आपको कथन याद करने हैं तो कथन याद करने के लिए आपको सबसे ज्यादा उसके पॉइंट को याद करना होता है कि उसने कौन से किसने पॉइंट बोला। तो अब जैसे देखिए, वाटसन किस कथन को याद करेंगे, तो सीधी बात है, लाइन याद कर लीजिए, वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वातावरण को महत्वपूर्ण माना और वंशानुक्रम को नहीं। बस आपको वो चीजें याद होगी कि वो व्यवहारवादियों का था, वाटसन का था, जिन्होंने बोला कि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बनता है तो उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक होता है कि कोई वो वस्तु या कार्य जो आपको लालच देती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, या साइकोलॉजी में लक्ष्य भी बोला जाता है उद्दीपक को। जैसे आपकी समोसा खाने की इच्छा हुई तो समोसा आपके लिए उद्दीपक होता है, और समोसा पाने के लिए आप जो भी हरकतें करेंगे वो आपके क्या कहलाती है? अनुक्रिया। जैसे आप ठंडाई का प्रयोग पढ़े होंगे, बिल्ली बार बार पिंजरे से बाहर आकर मछली खाना चाहती है, तो मछली क्या है? उद्दीपक, क्योंकि वो उसको आकर्षित कर रही है। और बिजली उस मछली को खाने के लिए जो भी हरकतें की, जो भी क्रियाएं की, वही कहलाती थी क्या? अनुक्रिया। तो उनका कहना था कि समाज में बहुत सी चीजें होती हैं, वातावरण में बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और उसे प्राप्त करने के लिए आप बहुत से अनुक्रिया करते हैं, और जो हरकतें आप करेंगे उस वातावरण में, वही आपका क्या बनाता है? व्यवहार। तो जाहिर सी बात है कि व्यवहार होता भी वही है कि समाज आपके उसी रूप को देखता है, ये समाज लोग आपको उसी रूप को देखते हैं जो आप करते हैं, और वो करते हैं आप किसी न किसी चीज को पाने के लिए, और वही चीज आपका क्या बनता है? व्यवहार। और उन्होंने बोला कि व्यवहार में किसकी भूमिका सबसे सर्वोपरि है? वातावरण की, न कि वंशानुक्रम का। तो इसे लिख लीजिएगा। इनकी पुस्तक भी कुछ थी, यदि पुस्तक के बारे में बात करें तो इनकी बुक पुस्तक भी कुछ रहती हैं। एक तो इनकी बुक है व्यवहारवाद, एक इनकी पुस्तक है व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, और कई पुस्तक, लेकिन ये वो पुस्तक है जिसके अंदर इनकी थ्योरी आई थी। और आपको पुस्तक तो एक एक वैज्ञानिक के 10-10 20-20 है, तो याद किसे करें? हमेशा पुस्तक वो याद की जाती है जो सिद्धांत आप पढ़ रहे हैं वो आखिर किस बुक से लिया गया है। क्योंकि जब भी ये वैज्ञानिक किसी सिद्धांत या थ्योरम को लिखते थे तो ऐसा थोड़ी ना कि स्टेज शो करते थे और बोलते थे हमने ये सिद्धांत ढूंढा है। वो अपनी एक किताब लिखते थे और उस किताब के अंदर उस सिद्धांत को पब्लिश करते थे। तो आप जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, आखिर वो सिद्धांत उनके किस बुक से लिया गया, उसी बुक के नाम को आपको याद करना होता है। तो ये उनकी पुस्तक थी, लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद जो आते हैं, लास्ट में आपको मैं एक जगह पूरे बुक का भी सेशन बना दूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर में बुक पूछे जा चुके हैं, सबसे ज्यादा पूछते हैं, ताकि आपको हर एक याद न करने पड़े। तो इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए एक नए वैज्ञानिक आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा कि जब थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर प्रयोग करके बोलते थे कि उद्दीपक और अनुक्रिया कि बार बार प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बार बार कोशिश करो, आपका अधिगम होगा, आप चीजों को सीख लेंगे, अनुबंधन होगा, बॉन्ड बनेगा। वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे अधिगम में। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे संप्रदाय आप पढ़ रहे हैं, पर उसी समय जब पावलोव स्किनर थ्योरम दे रहे थे, तो उसी समय एक नए गिरोह का जन्म होता है, एक नया संप्रदाय आता है सामने, जो कि ये बोलता है कि नहीं,
अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुबंधन, ये सब फालतू चीजें, प्रयास एवं त्रुटि वाला बात, ये सभी क्या है? गलत है। अधिगम बहुत ही अचानक होता है, और ये बात कहते हैं कोहलर। और कोहलर जो प्रयोग करते हैं चिंपैंजी के ऊपर, वो बताते हैं कि अधिगम सूर्य के द्वारा होता है, आइडियाज होते हैं अधिगम। जब आपके दिमाग में एकाएक कोई आइडिया जन्म लेती है तो आप चीजों के बारे में सीखते हैं, और वही चीज होता है जो कि आपको अधिगम कराता है, आप चीजों को सिखाता है। वहां पे एक संप्रदाय जन्म लेता है जिसको बोलते हैं समग्रवाद, या आपने पढ़ा होगा गेस्टाल्टवाद, या उसी को बोलते हैं संज्ञानवाद। तो देखिएगा, जो अगला संप्रदाय है, उस अगले संप्रदाय का नाम है गेस्टाल्टवाद, या इसी को बोलते हैं समग्रवाद, या इसी को बोलते हैं पूर्णाकार, या इसी को बोलते हैं अवयवीयवाद, या इसी का नाम है कौन सा? संज्ञानवाद। याद रख लीजिएगा, ये सभी इसी संप्रदाय के नाम हैं। तो देखिए, यदि बात की जाए इस संप्रदाय के बारे में, पहला चीज, इस संप्रदाय के प्रवर्तक, मतलब इस संप्रदाय को जन्म देने वाले कौन है? मैक्स वर्दिमर। कहाँ के? जर्मनी। इसमें सभी वैज्ञानिक जर्मनी के हैं। मैक्स वर्दिमर, इसके प्रवर्तक कौन रहते हैं? मैक्स वर्दिमर। और दूसरी बात की जाए कि इसमें प्रयोग करने वाले कौन हैं? इसमें प्रयोगकर्ता कौन रहते हैं? कोहलर। अगला चीज बात की जाए सहयोगकर्ता की, तो सहयोगकर्ता में एक रहते हैं कर्ट कोपका, और दूसरे जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिन्होंने बाद में अपना क्षेत्रवाद का सिद्धांत दे देते हैं, कर्ट लेविन। शुरू में इन्हीं के साथ रहते हैं, पर बाद में क्या हो जाते हैं? अलग गिरोह में होता रहता है कि जो आज आपका दोस्त है 10 दिन बाद उसकी विचार किसी और से मिले तो किसी और के साथ हो गया। तो ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन फिलहाल में इस संप्रदाय को जन्म देने वाले कौन रहते हैं? मैक्स वर्दिमर। उस संप्रदाय में जो प्रयोग करता रहते हैं वो कौन रहते हैं? कोहलर। सहयोग करता कौन रहते हैं? कर्ट कोपका और कर्ट लेविन। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुल 6 चिंपैंजी के ऊपर किया था। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग थे वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। कोई ये नहीं बोलेगा 6 के नाम जानने हैं। जो सबसे फेमस प्रयोग हुए थे वो कौन से चिंपैंजी के ऊपर किया गया था? सुल्तान के ऊपर। बाकी बारे में इसके डिटेल हम पढ़ेंगे जब अधिगम पढ़ेंगे कि किस द्वीप पे हुआ था, और कौन से किनारी शहर में हुआ था, टेंड्रिक द्वीप रहता है, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत में बोला, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। पर एक मुख्य यदि बेसिक में बोलूं इस संप्रदाय की सोच क्या थी, तो इस संप्रदाय का जो सबसे बड़ा चीज मानना था वो ये मानते थे अधिगम अचानक होता है। अधिगम कैसे होता है? अचानक होता है। और दूसरी चीज जो इनका कहना था, किसी भी समस्या को हल करने के लिए किसी भी समस्या को हल करने के लिए संपूर्ण समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होना आवश्यक है। और इनका जो सिद्धांत चलता है वो चलता है पूर्ण से अंश की ओर। किधर चलता है? पूर्ण से अंश की ओर। तो अभी इसके बारे में आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पर इस संप्रदाय के एक दिन में सोच बोलूं, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अभी सारी चीजें आप पढ़ेंगे डिटेल में, पर यहाँ पे आप संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कर्ट कोपका, कर्ट लेविन, ये दोनों हमेशा पूछता है। इस संप्रदाय के बारे में आप अच्छे से याद करेंगे, व्यवहारवाद के बारे में भी अच्छे से पूछता है। खासकर कोहलर को लेकर, मैक्स वर्दिमर को लेकर सबसे ज्यादा पूछता है। अरे इस संप्रदाय के विचार, थॉट के बारे में बात करूं तो उनका कहना था कि जो आप सीखते हैं, अधिगम करते हैं, वो अधिगम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न एवं त्रुटि करना जरूरी नहीं है। अधिगम कैसे होता है? अचानक होता है। और उन्होंने अचानक होता है ये बात क्यों कहा, इस बात को हल्के में समझिएगा। उन्होंने कहा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, कोई समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो वहां आप कई तरह के विकल्पों पे
विचार करते हैं कि इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि आपकी कोई गलती पकड़ी गई, घर पिटाने वाले हैं, तो आपके दिमाग में 75 तरीके का आइडियाज, उसी आइडिया को बोला गया सूझ। सूझ क्या होता है? आइडिया, विचार। तो उसी तरीके कई आपके दिमाग में 75 विचार आते हैं 1 सेकंड के अंदर कि ऐसे ऐसे इस तरीके को ले सकते हैं, लेकिन एकाएक सबसे बेस्ट विचार आता है। एक विचार एकाएक जन्म लेता है जो आपको लगता है नहीं ये वाला सबसे बेस्ट है, यही प्लान हम करेंगे। तो वही उन्होंने कहा कि आप विकल्पों पे विचार करते रहते हैं, उस चीज को तत्पर होकर इस समस्या को सुलझाने के लिए विकल्पों पे विचार करते रहते हैं, लेकिन जो सही विचार हो आपके मस्तिष्क के अंदर एकाएक जन्म लेता है। सारे विचार आपको मस्तिष्क के अंदर कैसे जन्म लेते हैं? एकाएक। और उन्हीं विचारों विकल्पों पे आप विचार करते हुए आप एक एक सही विचार को उठा लेते कि इस तरीके से इस समस्या का हम समाधान करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि जो सारे सूझ होते हैं, प्लान होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो मस्तिष्क के अंदर अचानक जन्म लेते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अधिगम कैसे होता है? अचानक होता है। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि आपको सारी समस्या, पूरी प्रॉब्लम का ज्ञान होना क्या है? आवश्यक। उन्होंने कहा कि यदि आपको, जाहिर सी बात है कि आप खुद सोचिए कि यदि आपको कोई हालात में फंस गए, किसी प्रॉब्लम में फंस गए, कोई दोस्त बताता तो आप पहले यही बोलेंगे, पहले पहले पूरा प्रॉब्लम बताओ, पूरी समस्या बताओ, तभी हम इसके बारे में हल करेंगे। तो आप पहले संपूर्ण समस्या जानते रहेंगे, तभी आप उस चीज को हल कर पाएंगे। चूंकि संपूर्ण समस्या जानते रहेंगे, इसलिए संपूर्ण मतलब क्या? समग्र। संपूर्ण मतलब क्या? पूर्णाकार। और और संज्ञान, उन्होंने ये भी बोला था कि जो समस्या समाधान है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसलिए संज्ञानवाद भी इसको बोलते हैं। और गेस्टाल्ट का मतलब देखिए, गेस्टाल्ट की बात की जाए, गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मनी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ होता है, अर्थ है पूर्णाकार या संपूर्णा, पूर्णा आकार या संपूर्णा आकार। गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार या संपूर्णाकार, इसलिए वो शब्द लिया गया गेस्टाल्ट। और इन्होंने बोला अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इसलिए संज्ञानवाद, बाकी समग्र पूर्णाकार। अवयवाद क्या होता है? अवयवाद होता है कि जब किसी चीज के छोटे छोटे कंपोनेंट, एलिमेंट, वो अवयव कहलाते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आपके कैमरे से जुड़ा हुआ है, माइक लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, दो चार पांच उसमें कसे गए रहते हैं, नट बोल्ट भी, तो ये सारे चीज उसके अवयव पार्ट होते हैं। तो आपको पहली बार पूरी समस्या जाननी जरूरी है। जब आप पूरी समस्या को जान जाते हैं तो उसके बाद उसके छोटे छोटे भागों का अध्ययन करते हैं कि नहीं, इस समस्या में ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी। और इसीलिए बोला गया कि समस्या हल करते हैं पूर्ण से किधर जाते हैं? अंश की ओर। पहले पूरी समस्या जानते हैं, फिर अंश, उसके छोटे छोटे हिस्सों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो वही, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? अंश की वजह से अवयवाद। क्या हम उसके छोटे छोटे हिस्सों, एलिमेंटों का क्या करते हैं? अवयवों का अध्ययन करते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस संप्रदाय ने संपूर्ण समस्या के ज्ञान होने पर को आवश्यक माना, या इसी को बोला जाता है कि इस संप्रदाय ने पूर्णता पे बल दिया। पूर्णता मतलब कोई भी समस्या वो आपको पूर्ण तरीके से मालूम होनी चाहिए। पूछा जाए कि संप्रदाय ने किस पे बल दिया, तो समस्या के ज्ञान के पूर्णता पे, या पूर्णता मतलब पूरी समस्या आपको पता होनी चाहिए, इस पे ज्यादा बल दिया। तो आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी कि संप्रदाय ने समस्या की पूर्णता पर बल दिया। अगला बात करें, और इनके कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे द मेंटेलिटी ऑफ एप्स हो गया, और उसके बाद है द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद। तो ये सारी पुस्तक आपको बुक मैं एक जगह लिखवा दूंगा, और उसको सही तरीके से याद भी करवा दूंगा, जो जरूरी पुस्तक रहेंगे और जिनको पूछने की उम्मीद रहेगी। और ये भी बताऊंगा किस बुक से कौन से सिद्धांत लिए गए हैं, और उसी आप पुस्तक को याद करते जाइएगा। तो उसका मैं एक अलग वीडियो में सारे लाइन से लिखवा दूंगा। यदि आगे बढ़े, तो इसी क्रम में यदि आगे बढ़ते हैं तो एक और संप्रदाय जन्म लेता है, जिसे बोला जाता है आशावाद या मानवतावाद संप्रदाय। कुछ याद आ रहा है? 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूं, थोड़ा याद करके बताइए।
मानवतावाद संप्रदाय किसका हो सकता है? थोड़ा सृजनशील बनिए। वह कौन सा मनोवैज्ञानिक जिसने मानवतावादी आंदोलन के जनक कहे जाते हैं? सोच के बताइए झट से। अब्राहम मैस्लो का नाम याद आ रहा है? देखिए, अब्राहम मैस्लो ये थे जिन्होंने, आप पढ़े थे कि मानवतावादी आंदोलन के क्या माने जाते हैं? जनक। तो मानवतावाद संप्रदाय या आशावाद संप्रदाय किसका है? अब्राहम मैस्लो। और इनके साथ में कौन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे कार्ल रॉजर्स, एक वैज्ञानिक थे आल पोर्ट। आल पोर्ट, ये सारे वैज्ञानिक थे जो इनके साथ थे। तो देखिए, अब्राहम मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? जनक। क्योंकि इन्होंने मानव के जरूरतों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया। पहली बात तो ये, इनका कहना था कि मानव प्रकृति में अच्छा होता है तथा किसी भी तथा सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन क्या करता? परिश्रम। इनका जो मुख्य फोकस था अपने सिद्धांत को लेकर मानव के ऊपर था, इसलिए इनको मानवतावाद या आशावाद के क्या कहे जाते हैं? जनक। जैसे कुछ लाइन इनके देखिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे इनका एक लाइन था कि मानव प्रकृति से अच्छा होता है तथा तथा सफलता प्राप्त करने के लिए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है। लगता है आप लोग से मिले नहीं थे, नहीं तो भूल जाते। कठिन परिश्रम करता है। अच्छा, कठिन परिश्रम करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मानव प्रकृति से अच्छा होता है तथा सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम। फोकस किस पे? मानव के ऊपर, इसलिए किसका सिद्धांत? मानवतावाद। दूसरी चीज उन्होंने एक और बोला जो आप समझिएगा। मानव की इच्छाएं अतृप्त हैं। अतृप्त का मतलब क्या होता है? जो कभी पूरी ना हो। मतलब मानो एक, या फिर आप इसको सीधे ऐसे लिख लीजिएगा, आपको शॉर्ट में समझाता हूं। इन्होंने सीधे कहा मानव कैसा प्राणी है? अतृप्त प्राणी है। मतलब मानव कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, उसको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, उसको तृप्ति, कभी शांति सुकून मिल ही नहीं सकता। उसको हमेशा कुछ ना कुछ चीज की लालच पड़ी रहेगी, कोई ना कोई उसको चाह बनी रहेगी। तो उन्होंने बोला कि मानव कैसा प्राणी? एक अतृप्त प्राणी है, और अतृप्त प्राणी है, इसलिए इसकी इच्छाएं हमेशा बनी रहती हैं, इसकी हमेशा कुछ न कुछ मांगे रहेंगी। इसलिए इन्होंने बोला कि हमेशा कुछ ना कुछ मांगे बनी रहती हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं मांगों को, जो मांगे बनी रहती है, यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि मांगे तो बनी रहती है, सबको पता है कि कभी मानव की पूर्ति होने वाली नहीं है। चाहे उस सम्मान की चाह हो, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पैसे की ही चाह होती है, नाम की भी चाह होती है लोगों की कि नहीं, ठीक है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं पैसे की चाह हमको नहीं है, शोहरत की चाह है, नाम की चाह, कि नाम बड़ा बनाना है। तो नाम की चाह है ना, वो भी इच्छा कोई पूरी तो होती नहीं कि लोग प्रशंसा करते रहें, बड़ाई करते रहें, नाम बना रहे बड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी तो चाह ही है। तो जैसे धन की चाह है, वैसे नाम या सम्मान की भी चाह लोगों की इतनी ज्यादा बनी रहती है कि उसकी भी चाह बनी रहती है। तो वही उन्होंने बोला कि हमेशा कुछ ना कुछ मांगे बनी रहेंगी। लेकिन सबसे मुख्य बात उन्होंने जो यहां बताया कि जो मांगे हैं, मांगों का एक क्रम होता है। और याद रखिएगा, उन्होंने जो बताया कि हमेशा कुछ न कुछ मांगे बनी रहती है, पर मांगों का क्या होता है? पर मांगों का एक क्रम होता है। और उसी क्रम को आपने अप्रेरणा के सिद्धांत में पढ़ा था, त्रिभुज वाला, भूलिएगा नहीं, जिसमें 5 भागों में बटे हुए थे, जिसमें पहले भाग में आते हैं आपके कौन से, आई वो आपको दिख रहा होगा इसमें,
शारीरिक, दूसरे में कौन से आते हैं, सुरक्षा, तीसरे में कौन से आते हैं, संबंध, और अगला कौन सा आता है, सम्मान, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, यथार्थीकरण, या इसी को बोलते हैं आत्म सिद्धिकरण। मतलब कोई भी व्यक्ति जो यहां से यहां पहुंचता है, और मांग कैसे, नीचे से ऊपर की ओर। आपने प्रेराम पढ़ा था, बहुत बच्चे यदि नए होंगे तो सारे प्लेलिस्ट बने हैं, आई बटन में है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास मिल जाए टाइम पे। और ऊपर से करीब मुझे लगता है 9-10 लेक्चर हो चुके हैं, और प्रेरणा में एक सारे हो गए, रिद्धिम विकास भी हो गए हैं। तो वो सारे आप पढ़ते हुए तब यहाँ पहुंचे, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीजें जो पीछे वाले से जुड़ी हुई है, तो आपको नए लग रहे हैं या लगेंगे कि नहीं आधा अधूरा छोड़ दिया जा रहा है, तो वो सारी चीजें वहाँ एक्सप्लेन की गई है, जैसे ये सारी चीजें। तो देखिए मांगों का एक क्रम होता है, उन्होंने बताया पहला क्रम सुरक्षा, अरे शारीरिक, शारीरिक यदि मांगे पूरी होंगी, रोटी कपड़ा मकान, तो उसको सुरक्षा चाहिए, पैसा बचा के रखना, खुद की सुरक्षा। उसके बाद उसको क्या, संबंध, समाज में 4-5 रिलेशन हो जाए, चाचा बुआ ताऊ भाई बहन सब संबंध चाहिए। और उस संबंधों में फिर किसकी मांग, सम्मान की। और जब सम्मान मिलने लगता है, उससे भी पेट भर जाएगा, तब आता है स्व यथार्थीकरण, मतलब ज्ञान के सर्वोच्च बिंदु पे पहुंचना चाहता है। वो सोचता है कि नहीं अब सबसे ज्यादा ज्ञानी बनना, सर्वोच्च बिंदु पहुंचना चाहता है, बोल रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, एक तरीके से बोल दीजिए। आत्म सिद्धि को सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, खुद के बारे में जानने लगेगा, फिर बोलेगा जानते हैं क्या, वही मानव जिसने शुरू में रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा जुटाया, जिसने सुरक्षा के लिए पैसा जुटाया, जिसने संबंध पे पैसे खर्च किए होंगे, जिसने सम्मान पाने के लिए दोस्तों खिलाया होगा पैसे, वही व्यक्ति फिर जब यथार्थीकरण के केस में पहुंचेगा, जानते क्या बोलते हैं, ये जो संबंध है ना, घर परिवार दुनियादारी, ये सब मोह माया है। ये जो पैसे के चक्कर में पड़े, इसमें खुशियां नहीं मिलती, ये सब क्या है, मोह माया। भले से वही व्यक्ति शुरू में उतने पैसे कमाने के लिए जिया होगा, मरा होगा, दिन भर मेहनत की होगी, लेकिन वही व्यक्ति लास्ट में पहुंच के यही बोलेगा कि आप करोड़ों रुपए देकर भी अपने जीवन का एक पल नहीं खरीद सकते, इसलिए अपने पल को जिए, जीवन पैसे के पीछे मत भागिए। तो वो उनकी वो सोच होती है जो कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ, क्योंकि वो नीचे से बाकी मांगे क्या कर चुके होते हैं, पूरी। तो ऐसा नहीं कि उनके बातों में आ जाइएगा तो सोच लीजिए कि नहीं अब पढ़ाई लिखाई नहीं करना, ये तो सब मांग है, अब लोग कहते हैं कि इनकी तो कोई जरूरत नहीं, सब मोह माया है, तो बस ऐसे ही जीना है। तो वो तब होता है जब बाकी मांगे पूरी हो जाए, तब वो लाइन अच्छी लगती है। इसलिए हमेशा उसी लाइन पे मत टूट जाएगा किसी का सुनकर। तो देखिएगा, तो उन्होंने यही बताया कि मांगों का क्या होता है, एक क्रम होता है, इसलिए इनका आप आवश्यकता एवं आपूर्ति का सिद्धांत भी पढ़ते हैं, तो इस चीज को लिख लीजिएगा। और वहीं से आता है चूंकि मानवतावाद का, आशावाद का, उन्होंने क्या कि व्यक्ति को हमेशा एक दूसरे क्या लगी थी, आशा, हमेशा थोड़ी ना कोई आशा लगी रहती है कि ये पूर्ति होगी, इसकी पूर्ति होगी, इसकी पूर्ति होगी। तो वही इनका, इसलिए इस संप्रदाय का क्या नाम पड़ा, मानवतावाद का संप्रदाय या आशावाद का संप्रदाय। ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर मैं चाहूंगा कि एक वीडियो में कंप्लीट हो, इसलिए बने रहिएगा। मेहनत करना पड़ता है दोस्त, दो ही चीज करो, या तो मेहनत कर लो, अगला वाला फिर कभी बता देंगे कान खड़े हो जाते हैं। देखिए, अगला जो संप्रदाय का नाम है मनोविश्लेषणवाद का संप्रदाय, वाद का संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद का जो संप्रदाय है, इसको देने वाले कौन है, सिगमंड फ्रायड। और यदि बात की जाए इनके समर्थन में कौन थे, आपने सुना होगा नाम एडलर, कार्ल युंग, या फिर कहीं कहीं कार्ल जुंग लिखा रहता है, वो भी इनके समर्थक। और साथ में एक नाम सुने होंगे एरिक एरिक्सन, ये सभी क्या थे इनके समर्थक में शुरू में मनोविश्लेषणवाद। पहली बात की जाए, अरे इनके बारे में कुछ मुख्य बातें, तो ये संप्रदाय है जो अचेतन मन के अध्ययन पे ज्यादा जोर देता है, अध्ययन पर जोर देता है,
जो सबसे बड़ी बात है सिगमंड फ्राइड में, ये किस पे जोर देता है? अचेतन मन के अध्ययन पे जोर देता है। और इस सिद्धांतों की बात की जाए तभी सिगमंड फ्राइड को आप बहुत ही व्यापक तरीके से पढ़ेंगे। जब आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी सिगमंड फ्राइड में, जिसमें आप पढ़ेंगे कि इन्होंने बताया था कि चेतन मन होता है, अचेतन मन। इन्होंने कई चीजें बताई। एक इन्होंने गत्यात्मक मॉडल दिया, एक इन्होंने आकारात्मक मॉडल दिया, एक इन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई, इन्होंने आकारात्मक मॉडल दिया था, गत्यात्मक मॉडल दिया था। उन्होंने क्या बताई थी? मनोलैंगिक अवस्थाएं, जिसमें उन्होंने गत्यात्मक मॉडल में उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने मन के बारे में बताया था। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो। इन चीजों को भी लिखिएगा मत, बस एक आपको नॉलेज दे रहे हैं ताकि दिमाग में बना रहे, आगे आपको फिर वो सारी चीजें मिलेंगी। वही अहम, पराअहम, आदर्शम जो आपने पढ़ा वो है। मन में आपको आएगा जो इन्होंने बांटा था कि अचेतन मन होता है 90% गहराई वाला, अर्धचेतन मन होता है, और साथ में कौन सा? चेतन मन होता है। और उन्होंने मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई थी 5। तो जैसे मुख्य अवस्था होता है, गुदी अवस्था होता है, तो उन्होंने 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई। लेकिन जो सबसे मुख्य चीज थी सिगमंड फ्राइड में, वो हर सिद्धांत को काम प्रवृत्ति से जोड़ के बताते थे। इन्होंने जो अचेतन मन के साथ एक उन्होंने बताया था काम को, उन्होंने एक शब्द दिया, कौन सा? लिबिडो। काम को उन्होंने लिबिडो शब्द दिया। जो काम प्रवृत्ति होती है, काम होती है, उनको उन्होंने कौन शब्द दिया? लिबिडो। और उन्होंने जो मनोलैंगिक अवस्थाएं भी बताई, इसको किसके आधार पर बताई? काम प्रवृत्ति के आधार पर बताई। उन्होंने जो गत्यात्मक मॉडल लिया व्यक्तित्व के, उसको तो अचेतन मन के आधार बताया, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने अचेतन मन पे किया। उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में एक और बात बोल दी कि व्यक्ति अपने लिबिडो से या काम प्रवृत्ति से जितना संतुष्ट या असंतुष्ट होता है, उसका व्यक्तित्व क्या होता है? वैसा ही बन जाता है। तो इन्होंने चूंकि आपने पढ़ा होगा पितृ स्नेह, मातृ स्नेह, सारी चीजें बता दी है। इन्होंने ये भी बोल दिया कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब भी उसके अंदर काम प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसलिए यदि कोई लड़का बहुत छोटा होता है उसके अंदर काम प्रवृत्तियां पाई, इसलिए उसने अपने माता स्नेह करता है। और लड़कियों के अंदर काम प्रवृत्तियां बहुत छोटी तभी पाई जाती है, इसलिए वो पितृ स्नेह करते हैं। और इस बात पे इनकी बहुत आलोचना भी हुई। इनका दृष्टिकोण अलग था, हट के था, ये चीजों को अलग नजरिए से बताते थे। और जबकि इनका नाम बहुत बड़ा है, जब आप पढ़ते हैं तो कि व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, मन के बारे में जिन्होंने सबसे व्यापक तरीके से बताया वो यही वैज्ञानिक है, जो आखिरकार ये समझा ही देंगे कि आपको कि व्यक्तित्व, किसी की पर्सनालिटी डेवलप होती है तो उसकी वजह क्या है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को कर रहा है तो क्या वजह है। वहीं से ये अचेतन मन ही लाते हैं, जो कि एक अलग विभाग बन जाता है वैज्ञानिकों के लिए कि अचेतन मन, कि हाँ ये एक ऐसा मन है जिसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। सारी चीजें ये लेके आते हैं। आप पढ़ेंगे कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अचेतन मन साइकोलॉजी के अंदर, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर अचेतन मन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। पर हर सिद्धांत को काम प्रवृत्ति से जोड़ के देखने की वजह से, जैसे इसमें जुंग थे, एरिक एरिक्सन थे, इनसे अलग हो गए। और जब अलग हुए तो जैसे एरिक एरिक्सन थे ने अपना एक सिद्धांत दिया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, और जो जुंग थे वो भी अपना एक सिद्धांत देते हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत। वो अलग होकर दोनों अपना अलग सिद्धांत दे देते हैं, क्योंकि इनकी सोच विचार उनसे नहीं मिलती जुलती थी, तो उन अलग सिद्धांत देते हैं। और सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के बारे में बड़ी मजेदार बात बोली थी। सभी दुनिया के लोग, सिगमंड फ्राइड जो थे, व्यक्तित्व के बारे में आप आगे पढ़ेंगे वहां भी बताऊंगा। उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति जो होता है उसके जो मन होते हैं अचेतन मन होते हैं, जिसमें सारे बुराई सब कुछ छिपे होते हैं। चेतन मन जो नैतिकता पे चलता है। उन्होंने बोला कि जैसे पानी के अंदर एक होता है ना आइसबर्ग, बर्फ का टुकड़ा जब तैरता है तो क्या होता है कि पानी के अंदर जब कोई बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो उसका 10% हिस्सा बाहर दिखाई देता है और 90% कहाँ रहता है? पानी के अंदर। तो उन्होंने बोला कि ये जो 10% है ये तो चेतन मन है
जो कि जिसमें नैतिकता है, अच्छाई है, ये सारी चीजें हैं। और 90% में कौन सा है? अचेतन मन, जिसमें सारी बुराइयां छिपी हुई हैं। और ये जो बीच का पानी, यह है अर्धचेतन मन। तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बर्फ के टुकड़े के समान पानी में तैरता हुआ होता है, और आप उसका सिर्फ 10% भाग देखते हैं, जो कि उसकी क्या दिखती है आपको? अच्छाइयां। अरे आपको उसकी बुराइयां कहाँ छिपी होती? पानी के अंदर, जिसको आप देख ही नहीं पाते। और ये बुराई, ये जो छिपी हुई भाग होती है, वही उसकी पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होती है। इसलिए किसी के बारे में सोचने से पहले समझ लेना, राय देने से पहले, कि जितना तुम देख रहे हो ना, वो सिर्फ 10% है। 90% कहाँ है? पानी के भीतर। और वो अचेतन मन है कि जिसकी गहराई को उन्होंने बोला कि अगणित है, जिसकी गहराई आप माप ही नहीं सकते कितनी है। तो उन्होंने वही बोला था कि किसकी बात करिए? अचेतन मन की। ये सारी चीजें भी आगे पढ़ेंगे, एक बार लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। ये सभी चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी, बस एक थ्योरी बताया ताकि आप इनको समझते रहिएगा। ले लिए होंगे, और इसको भी ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखना नहीं है, लिखना है, पहले ही बता दे रहा हूं। अगला एक सिद्धांत आता है, प्रेरकीय सिद्धांत। प्रेरकीय सिद्धांत, और इसको देने वाले हैं आप लोग के पसंदीदा विलियम मैकडूगल। अब मालूम ही है, विलियम मैकडूगल के बारे में बात की जाए, अरे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द किसने दिया? विलियम मैकडूगल। तो जाहिर बात है, यह सिद्धांत भी किस पे जोर देगा? ये पूछा जाए, मूल प्रवृत्ति के अध्ययन पर किसने जोर दिया? यही प्रेरकी संप्रदाय, या मोनो विलियम मैकडूगल। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी रचना है? विलियम मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत आप पढ़े होंगे, जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्ति बताएंगे। अभी ये सारी चीजें आप विस्तृत पढ़ेंगे। और 14 उससे जुड़े हुए क्या बताते हैं? संवेग। अरे मूल प्रवृत्ति संवेग शब्द आपको मैं बताना चाहूं तो एक बार समझने के लिए आप समझिएगा। संवेग वो आपके भाव होते हैं जो आपके मन के क्या होते हैं? अंदर। और मूल प्रवृत्ति वो व्यवहार होती है जो आप बाहरी रूप में करते हैं। भाव कहाँ होते हैं? अंदर। और मूल प्रवृत्ति वो व्यवहार होती है जो बाहरी रूप में दिखती है। तो देखिएगा, जैसे संवेग में बात की जाए, भय या डर। अरे सीधे भय आपको सुनने के बाद समझ लगे, डर समझिए। यदि संवेग आपका डर है, तो डर कहाँ लगता है? अंदर। आप डर रहे हैं, अंदर लग रहा है। बाहर क्या दिखता है? क्या भाग रहे हैं वहां से। जैसे ही डरे आप भागना क्या शुरू कर दिए, आप गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पैर में पैर फंस जा रहा है, लेकिन गिरते लौटते आप भागे पड़े हैं। तो भय आपका क्या होता है? संवेग। लेकिन भय आने की वजह से आपके व्यवहार में दिखाई क्या देता है? दूसरों को भागना, या इसी को बोलते हैं पलायन, या इसे क्या बोलते हैं? पलायन। तो देखिए, भय जो मन के अंदर है वो है भाव, उसी को बोलते हैं संवेग। और पलायन जो लोगों को दिखाई देता है बाहरी रूप में, उसे बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। जैसे क्रोध, क्रोध अंदर आता है, शांत भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोध आए तो फिर तो मन करता है कि चाहे हम कितना भी बर्बाद हो जाएं, लेकिन सामने वाले को बर्बाद तो कर ही के रहना है। मतलब युद्ध करने की आपको इच्छा होती है, तोड़ फोड़ करना, उसे बोलते हैं युत्सा। युद्ध करने की इच्छा, तोड़ना फोड़ना, बर्बाद कर देना। कि क्रोध आता है तो वह अंदर के भाव, लेकिन बाहरी क्या दिखता है लोगों को? कि ये सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है, बर्बाद कर देगा। तो उस क्या होती है? वो मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति वो बाहरी रूप में जो बिहेवियर आपके दिखाई देती है, मूल प्रवृत्ति होती है। संवेग वो होता है जो आपके अंदर मन के चलता रहता है, उथल पुथल, उसे क्या बोलते हैं? संवेग। उसको भी आप पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, प्रेरकीय संप्रदाय जो था, प्रेरकीय संप्रदाय रहेगा यहाँ पे, सिद्धांत नहीं। प्रेरकीय संप्रदाय देने वाले कौन? विलियम मैकडूगल। व्यवहार शब्द उन्होंने दिया। मूल प्रवृत्ति के अध्ययन पे किसने जोर दिया था? विलियम मैकडूगल ने। बल्कि इसको ऐसे लिखेगा कि व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी रचना? विलियम मैकडूगल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बहुत से बच्चे अभी सीटेड दिए होंगे, तो सीटेड वाली दुनिया में भी चलते हैं, लास्ट को लेके आखिरी बचा हुआ है।
एक संप्रदाय और आता है निर्मितवाद। थोड़ा ये अलग डिजाइन है, देखिएगा। कौन सा संप्रदाय? निर्मितवाद संप्रदाय। कम से कम आप इतना समझ गए होंगे, जिसमें वाद लगता है सब गिरोह वाले होते हैं। जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। इस संप्रदाय में बात की जाए, इन्होंने बच्चों के समस्या समाधान पे जोर दिया कि बच्चों के अंदर समस्या समाधान का गुण होना चाहिए, और समस्या समाधान समूह में करें। जो आप बच्चों को समस्या समाधान दीजिए, समस्या समाधान समूह में देना चाहिए, समूह में करवाना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो पहली बात इनका जो एक मुख्य फोकस था कि बच्चों का आप जो समस्या समाधान का स्किल डेवलप कीजिए, और जो समस्या समाधान करने को बच्चों को दीजिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट कार्य हुआ, इस चीज के ऊपर रिसर्च करके आओ, इसके ऊपर डेटा बना के आओ, या ये प्रोजेक्ट है कि जाओ अपने गांव में पता करो कितने आम के पेड़ हैं। तो वो जब भी वो काम दीजिए तो ग्रुप में दीजिए, समूह में दीजिए। पहला पॉइंट तो इनका ये कहना था। दूसरा इनका जो कहना था निर्मितवाद संप्रदाय वालों का, वो ये कहना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। शिक्षक सिर्फ एक सुविधा प्रदाता है। शिक्षक सिर्फ एक सुविधा प्रदाता है और कुछ नहीं। इन्होंने बच्चों को महत्वपूर्ण माना, आप देख सकते हैं। बच्चों को क्या माना? महत्वपूर्ण, या आप लिख सकते हैं बच्चों को मुख्य माना। और दूसरी बात, शिक्षक को इन्होंने क्या माना? गॉड, या शिक्षक को सीधे लिख सकते हैं सुविधा प्रदाता माना। इन्होंने सीधे बोला कि नहीं हो तुम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, कि ज्ञान की धारा बढ़ा दोगे, तथास्तु बोले बस बच्चे, तुम ही जो बोलोगे वही सत्य है, बोल दिया बैल दूध देता तो बच्चे मान लेंगे। उन्होंने बोला कि शिक्षक का काम एक सुविधा प्रदाता है, उसका काम है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्लासरूम के अंदर, जिसके अंदर क्रिया करके बच्चे खुद ही सीखेंगे, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। और सीटेट में यही रूल फॉलो किया जाता है, एनसीएफ में भी, हर जगह, कि आपका काम है सिर्फ एक इन्वायरमेंट तैयार करना, एक वातावरण जिसके अंदर बच्चे उस चीज को सॉल्व करते हुए, या प्रयोग विधि करके सीखने की विधि, या खोज विधि, किसी भी तरीके से बच्चे उस नॉलेज को खुद ही गेन कर लें, ताकि वो और स्थायी होता है, अच्छे समझ में आता है। आपका काम नॉलेज देना नहीं है, आप कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है जो दे पाएंगे, आपका काम है सिर्फ एक सुविधा प्रदाता का। वही उन्होंने बोला कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता होता है और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ये बात कहां से निकल कर आती? जेरोम ब्रूनर वाली थ्योरी से, या निर्मितवाद संप्रदाय का यही बात मानना रहता है कि समस्या समाधान समूह में करवाना चाहिए और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, शिक्षक सिर्फ एक सुविधा प्रदाता है। उन्होंने बच्चों को मुख्य माना था, शिक्षक को सुविधा प्रदाता या गौड़ रूप में माना था, उसको उतना कोई खास महत्व नहीं दिया। किताबों को भी इन्होंने खास महत्व नहीं दिया, बोले किताब में तो बस एक तरीका है, तो बच्चों को किताबों से बाहर ले जाकर पढ़ाना चाहिए। ये सब किसमें थे? निर्मितवाद में। अभी आप पढ़ेंगे जेरोम ब्रूनर का जब सिद्धांत, इन्होंने 3 अवस्थाएं भी बताई थी, 3 अवस्थाएं भी बताई थी। 3 अवस्थाओं में था, इतनी जगह में हो जाएगा। एक अवस्था था क्रियात्मक अवस्था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे ये सारी चीजें, इसको लिख सकते हैं, ये सारी अवस्थाएं बताएंगे। एक अवस्था था प्रतिबिंबात्मक अवस्था, एक अवस्था था सांकेतिक अवस्था। देखिएगा, क्रियात्मक अवस्था जहां बच्चे करके सीखते हैं, खेल कूद करके। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बिंब मतलब बच्चों के दिमाग में क्या तैयार होता है? इमेज या फिर फोटो, चित्र बनता है किसी थॉट को लेकर। सांकेतिक अवस्था अवस्था है जब बच्चे अपने नॉलेज को सांकेतिक रूप में ढालना क्या करते हैं शुरू। इसके बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इनकी थ्योरी को आगे की तरफ। अभी हम संप्रदाय के बारे में पढ़ें तो ये बस बताते चलें। लेकिन जो मुद्दे की बात है, निर्मितवाद में 2-3 वैज्ञानिक आते हैं, और 2-3 वैज्ञानिक जब आते हैं तो निर्मितवाद के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा निर्मितवाद के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। निर्मितवाद जो होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक कहलाता है सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद।
वाद, एक कहलाता है संज्ञानात्मक निर्मितवाद। कई लोग को लग रहा होगा कि वो बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, ये तो जिन प्याजे का कहना है। तो देखिए जिन प्याजे भी क्यों जिन प्याजे आपको लग रहे हैं। एक होता है त्रिज्जी, त्रिज्जी, त्रि आधा ज यपी की मात्रा, त्रिज्जी निर्मितवाद। देखिए त्रिज्जी निर्मितवाद के जो माने जाते हैं वो उनके समर्थक कौन है? जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जो है वो कौन है? जीन प्याजे। और जो सामाजिक निर्मितवाद है, सामाजिक मतलब कौन? लेव वाइगोस्की। सीटेड वाले बच्चे जो एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि ये जो लाइन है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हो, आपको जिन प्याजे वाला लग रहा था, इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये सभी जुड़े किस बात से हैं? निर्मितवाद से। और निर्मितवाद का कहना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेते हैं तथा शिक्षक का काम एक सुविधा प्रदाता है। तो वो तीनों में मिलेगा, तीनों का थॉट वही रहेगा, बशर्ते इन तीनों ने थोड़े थोड़े डिफरेंस होने की वजह से अपना अलग अलग निर्मितवाद बना लेता है। और ये तीन नाम से जाने जाते हैं। तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है शायद वीडियो कुछ लंबा हुआ होगा, पर इस तरीके से आपके ये संप्रदाय थे। संप्रदाय में आप समझने की कोशिश करिएगा चीज़ों को, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो उस चीज़ को आप जरूर बताइएगा कमेंट के अंदर। ये सब सिर्फ कमेंट में लिखते हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, चढ़ाने का काम करते हैं आप लोग। कोई लिख रहे हैं, कोई लिखता है स्मार्ट लग रहे हैं, कोई शायरी है, तो हम यहाँ हम पूछे पढ़े कि बकलोल से कब जो कंफ्यूजन है उसको लिखते जाइए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, राय है, या फिर जहाँ आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं संप्रदाय सब उल्टा से समझ नहीं है, जिसको फिर से बताना जरूरी है, तो आप लोग भर दीजिए कमेंट, तो फिर समझाइए, दोबारा संप्रदाय पे वीडियो बनेगा, नए तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और संप्रदाय में आपने कौन कौन सा संप्रदाय पढ़ा, अरे हम एक बार देख लें शॉर्ट में। तो पहला कौन था? संरचनावाद। फर्स्ट संप्रदाय कौन सा था? संरचनावाद, जिसके जनक कौन थे? विलियम वुंट। दूसरा कौन था? प्रकार्यवाद या कार्यवाद, जिसके कौन है? विलियम जेम्स। तीसरा कौन सा आता है? व्यवहारवाद, जिसके कौन है? वाटसन। चौथा कौन सा आता है आपके सामने? गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद, मैक्स वर्दिमर। पांचवा कौन सा आता है? मनोविश्लेषणवाद। कौन? सिगमंड फ्रायड। अगले कौन से आते हैं? प्रेरकीवाद। विलियम मैक ड्यूगल। और एक आपके आते हैं, अच्छा बीच में छोड़ दिए क्या? मानवतावाद, मानवतावाद, अब्राहम मैस्लो। और एक संप्रदाय आपका बन के आता है जो साथ में पढ़ा, निर्मितवाद, जो तीन भागों में बटा था, जो भी आपने पढ़ा। कौन? जेरोम ब्रूनर। आपने कुल इतने पढ़े, 6, 7 और 8 संप्रदाय के बारे में, या आपने टोटल पढ़े हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे, अब तो कहने की जरूरत नहीं, इतनी बार आप लोग सुन चुके हैं। और जो बच्चे नए हैं वो शुरू से क्लास फर्स्ट से देखें, क्योंकि चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। तो आपको लगेगा कम एक्सप्लेन हो रहा, पर उस चीज़ें वो जहाँ पर सिद्धांत पढ़ाएगी बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है। और आज वीडियो लंबी हुई होगी मेरे ख्याल से, हाँ, तो इसको पूरी तरीके से देखिएगा और लास्ट तक पूरा वीडियो देखा करिए। और कमेंट जरूर करिए जहाँ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, क्योंकि जरा से आपकी कोशिश की कमेंट करने पे आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं पूरी तरीके से। और साथ में शेयर करना तो ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टेटस वगैरह लगाएं। एकदम बीटीसी बीएड की कसम है, क्यूपिटेड की स्टेटस पे लगना चाहिए।
लगाइए लिंक स्टेटस पे और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने हमेशा बोला है कि साइकोलॉजी यदि पढ़ना है कि दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़िए एक टॉपिक और उसके ऊपर डिस्कशन कीजिए जहाँ पे आपको अपना से ना लगता है। ये होती सृजनशीलता, डाउट क्लियर हो जाता है आपका, और ना है तो फिर तो हम हैं ही। तो शेयर करिएगा, स्टेटस पे लगाइएगा, कमेंट करिएगा और लोगों से बस दोस्तों के पास भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।